अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर मसूद अहमद राज एडवोकेट आपसे मुखातिब है। आज हम बिल्कुल एक अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस है, जो USEF फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए यूज़ होती है। तो अक्सर लोगों ने मुझसे यही पूछा कि हम अप्लाई करते हैं तो हम रिजेक्ट हो जाते हैं बार बार, जितनी दफ़ा अप्लाई करते हैं लेकिन रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। उसकी क्या वजह है, उसमें क्या करना चाहिए? तो आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं वो क्यों रिजेक्ट होते हैं, उसमें क्या होना है क्या नहीं होना। अक्सर जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, रिटर्न तक इंटरव्यू में ड्रॉप हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है? तो इसको हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली। पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस जो है उसमें होना क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो वो मेंशन करते हैं उसको हम देखते हैं वो क्या। फिर देखते हैं क्या कुछ नहीं करना और क्या करना है, हमें ये देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो उसकी वर्ड लिमिट दी होती है 700 से 750 वर्ड्स की। इस वर्ड्स के अंदर रहते हुए हमने ये लिखना है। ये लगता है तो बड़ा, कुछ के लिए शायद बहुत ज़्यादा वर्ड्स होंगे, कुछ के लिए बहुत कम होंगे, लेकिन ये इतना ईज़ी नहीं होता है जितना ये नज़र आ रहा होता है इसमें। लेकिन हम बाद में डिटेल में एनालिसिस में जाते जाएँगे। फिलहाल देखते हैं तो इसमें पार्ट्स वाइज़ क्या है। इस 700 से 750 वर्ड्स में आपने बिलफर्ज़ आप 6 पैराग्राफ लिखते हैं, 7 लिखते हैं, तो आपने कोशिश करनी है वो एक सीक्वेंस जो है उसको मेंटेन रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैराग्राफ पहला पैराग्राफ 100 वर्ड्स का लिखते हैं, तो कोशिश करें बाकी जो पैराग्राफ हैं उसी तरह 100, 120, 90 इसी रेंज में रहें। ये ना हो एक पैराग्राफ 20 वर्ड्स का और दूसरा जो है 120 वर्ड का। तो इस तरह आपने नहीं करना, कोशिश करनी है कि वो एक कोहेरेंस जो है उसको मेंटेन रखना है। तो सबसे पहला जो उसका पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जिसके बारे में आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बताएंगे कि कौन है क्या है। तो इसमें जो है वो बेसिकली उस तरह की इंट्रोडक्शन नहीं देते जो बच्चों की तरह आप देते हैं कि आई एम फिलान, आई एम दिस दिस, आई एम अ बॉय, माय नेम इज इतना इतना। बच्चों वाली नहीं देंगे आप, प्रोफेशनल एक जो मेच्योर टाइप होता है, पढ़ा लिखा जो है उस टाइप की आप इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली के बारे में थोड़ा बताएंगे, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, और कोशिश करेंगे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप उनको ही मेंशन करेंगे और अचीवमेंट की तरफ उसको प्रोग्रेशन शो करेंगे। नेगेटिव कोशिश करें पॉइंट्स को अवॉइड करें, उस शर्त पे लिखें कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आती हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप एजुकेशन बताएंगे, बेसिक टू हायर या हायर टू बेसिक। मैं इसमें हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप बेसिक से हायर की तरफ जाएं और कनेक्टिविटी मेंटेन करें कि आपने इसके बाद ये सब्जेक्ट क्यों लिया, ये क्यों लिया, या किसी ने आपको गाइड किया, या आप खुद से आते रहे, डिसीजन मेकिंग थी नहीं थी, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। फिर आप बताएंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में लाजमी नहीं है कि जॉब हो आपकी, एक्सपीरियंस में सारी आती हैं। जैसे आपने मतलब कोई गेम खेला उसमें आपने कैप्टन का रोल अदा किया, आपको सर्टिफिकेट्स मिले, आपने स्पीच की, तकरीर की, लीडरशिप रोल अदा किया, ट्रिप पे गए कोई, आपने गाइड के तौर पे आपने काम किया, आपने क्लास के मॉनिटर रहे, या जिस जो जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, जो मतलब आप जो उसमें यूनिक थे, सामने थे, तो आपने वो बतानी है। बेशक आपने कभी किसी की जान बचाई, किसी की हेल्प की, इस तरह की जो भी एक्सपीरियंस है वो आप बताएंगे, ठीक है। फिर गोल्स गोल्स आप बताएंगे कि फ्यूचर में आपने क्या करना है, डिग्री लेने के बाद क्या करना है आपने। ये नहीं है कि कुछ नहीं पता, डिग्री ले ली, कुछ नहीं, नहीं आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद मैंने क्या करना है। मतलब आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए कि इसके बाद मैंने ये करना है, ये करना है। तो गोल्स जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए। फिर जो है सेकंड लास्ट में पूछेगा आपसे कि वो आप इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि हम आपके ऊपर इतना पैसा लगाएंगे तो बदले में पता तो चले ना कि आप मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं लेंगे, आप उनको बताएं, मुतमईन करें कि भाई आप मुझे लें क्योंकि मैं ये वजह है, उस वजह से जो है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, और ये जो है आप मुझे स्कॉलरशिप देंगे प्रोग्राम, तो ये ज़ाया नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे क्यों आपको आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि आगे इसको जाके मैं आंसर करता हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दे रहा और आप भी छोड़ रहा हूँ। फिर जो है व्हाट टू कंट्रीब्यूट, अगर वो आपको पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है और वापस आते हैं, तो आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे। तो आपको यही बताना होगा कि मैंने वापस आना है, मैंने क्या कंट्रीब्यूशन देनी है, क्या नहीं देनी। कुछ जो पैसा लगाया ज़ाया तो नहीं हुआ, बाहर के मुल्क घूम फिर के आ गए और वापस कुछ भी नहीं। तो ये सारी देखनी पड़ेंगे। तो अभी पहले इस पोर्शन को हम लास्ट में ही आंसर करेंगे। फिर पहले देखते हैं कि क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्यों रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। तो एक वजह ये है कि स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो रिजेक्ट होता है, मैंने देखा है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम रिस्पॉन्स। अब 2 दिन रहते हैं, 2 घंटे रहते हैं, 3 घंटे, उनको अभी लिख के देना है। तो जब आप ये करेंगे कि 2 दिन में लिख के देना है और 2 घंटों में, 3 घंटों में लिख के देना है, तो फिर आप कंफर्म हो जाएं कि आपने रिजेक्ट ही होना है। जिस चीज़ के लिए वो 4 महीने दे रहे हैं आपको, तो समझिए उनको भी इस चीज़ की समझ है कि बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तानी जो है उनको इतनी जल्दी नहीं करते, इसलिए 4 महीने वो दे रहे हैं आपको
कि आप इसको कंप्लीट करें, और आप जो है 4 घंटों में या 2 दिन में उसको करना चाहते हैं, तो आप यकीन रखें आप रिजेक्ट ही होंगे। क्यों होंगे इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अदर्स वर्डिंग, दूसरा काम ये क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम होता है, खुद शायद लिख नहीं सकते तो दूसरों से लिखवा के सबमिट करवा देते हैं, और खुश होते हैं कि जनाब इसने लिखा हुआ तो बहुत लायक होगा, तो उसके लिखने से जो हम सिलेक्ट हो जाएंगे और हमारा स्कॉलरशिप हो जाएगा। फिर आप मेरी बात लिख लें, यकीन कर लें, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरे की वर्डिंग से आप लिखवाएंगे, आप रिजेक्ट ही होंगे। ये सारी अवॉइड करनी है। फिर बताऊंगा नेक्स्ट में कि क्यों ये सारे जो मैं रिजेक्शन बता रहा हूँ क्यों होती हैं। फैब्रिकेशन, फिर ये कि आप झूठ बोलते हो। अक्सर हमारे पास एक कौमी आदत बनी हुई है कि हम कुछ कहते हैं झूठ बोलते हैं, दूसरों की स्टोरी चुरा के अपनी करके लगा देते हैं, ये भी झूठ है, फैब्रिकेट है ना, आपकी है नहीं तो खुद से बना के दूसरों की क्यों अपने उस पर लाते हैं, तो आप लिखेंगे आप रिजेक्ट होंगे। तो ये वो सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है आप लिखते हैं, अप्लाई करते हैं, आप रिजेक्ट हो रहे होते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है, स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं झूठ पे मबनी होता है, ये नहीं पता होता, एक तरफ एक बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप उसी को डिनाई कर रहे होते हैं। एक तरफ आप लिखते हैं मैं बहुत डरपोक हूँ, घर से नहीं निकलती या नहीं निकलता, दूसरी तरफ आप निकलते हैं मैंने अकेले जाते हुए एक दफे एक चोर का मुकाबला कर उसको मारा। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपने दी थी, एक तरफ आप क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं। आप लिखते हैं मैं बहुत गरीब घराने से हूँ, घर वाले कंजर्वेटिव हैं, घर से बाहर निकल नहीं देते, और फिर आप कहते हैं मैंने बाहर निकल के एजुकेशन हासिल की और फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ गए। तो आया या तो शुरू में आप झूठ बोल रहे थे या बाद में झूठ बोल रहे थे, या फिर आपने ये लिखना कि पाकिस्तान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया और बाहर जाके मैंने सारा वो हासिल किया, ये वो बुराई शुरू की, नेगेटिव अप्रोच दिखाई, कुछ तो पॉजिटिव। कॉन्ट्रडिक्शन जान जाएंगी आप समझ में, आप रिजेक्ट हो गए। फिर वीकनेसेस जो है, कभी कभी आप अपनी वीकनेसेस बताते हैं जो आपके लिए नेगेटिव होती है, आपने वो नहीं बतानी। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल बात बताता हूँ, अगर आप कहें कि मैं लोगों के सामने जाते हुए घबरा जाता हूँ, घबरा जाती हूँ, अगर आपने ये लिखा तो आप मारे गए। लेकिन अगर इसी वीकनेसेस को आपने इस तरह बताया कि मैं एक ऐसी मतलब ऐसा लड़का था या लड़की थी जो क्लास के सामने भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने इस फियर को इतना कवर किया कि मैं बड़े बड़े हाल में स्टेज के सामने जाके तकरीर करती रही, बोल सकती थी और डिबेट में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की। तो ये वीकनेस आपकी पॉजिटिव में आ गई, आपने ओवरकम किया, ये बहुत अच्छी है, आप इसको लिखें। लेकिन इस तरह की कोई वीकनेस ना शो करें जो अभी भी मौजूद हो और आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट शो करे। तो अब हम आते हैं कि हमें फोकस क्या करना है, क्या देखना है, क्या लिखना है ताकि हम सिलेक्ट हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ होगी मैक्सिमम टाइम। तो आपको जो 4 महीने दे रहे हैं मैक्सिमम टाइम, तो आप कोशिश करें उस टाइम को यूटिलाइज करें। ये ना हो कि 2-3 घंटों में 2-3 दिन में आप लिखना शुरू करें। 4 महीने है तो 4 महीने में आप लिखें। ये ना देखें कि जो आपके स्टेटमेंट है वो 700 वर्ड का या 750 का, जितना लिख सकते हैं लिखें। 1500 में जाते हैं, 2000 में एक बार लिखें। जब लिख लिया फिर उसको दोबारा चेक करें, रिवाइज करें, देखें कौन सी चीज़ इररिलेवेंट है, कौन सी आपने एक्स्ट्रा डाली है, कौन से वर्ड जो है रिफ्रेश किए जा सकते हैं, इसको बार बार पॉलिश करते जाएं। और एक अपने पास नोटबुक रखें, नोटबुक नहीं रखते मोबाइल रखें, उसमें नोट पैड होता है, तो जो जो आइडियाज़ आपको पॉइंट्स याद आ जाते हैं कि ये ज़बरदस्त है, ये अच्छा है, ये लिखना चाहिए, इसको नोट करें। तो एक बार जो कुछ आपके जहन में होगा आपने वो लिखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिफाइन करना है, पॉलिश करते जाना। तो ये तब मुमकिन है जब आपके पास टाइम ज़्यादा होगा। तो आप इस तरह करेंगे, आपकी जो लिखी हुई चीज़ें बहुत परफेक्ट होगी और चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये करें, जो आपने लिख ली आपने उसको रिफाइन किया, अपनी तरफ से बार बार पढ़ के परफेक्ट किया, तो उसको आप एक्सपर्ट्स को दिखाएं। एक्सपर्ट्स वो लोग हैं जिनको आइडिया हो, किसी को इंग्लिश की नॉलेज हो, किसी को स्कॉलरशिप के बारे में पता, तो उनसे आप चेक करा के फीडबैक लेते हैं। फीडबैक और चेक करने से ये होगा कि जो जो आपकी खामियां थी उसमें कवर हो जाएंगी। और ये सारे आपने उसी 4 महीने के अंदर ही करनी है। ये नहीं लास्ट टाइम आप एक हफ्ता एक दिन रहता आप देने चेक करें, नहीं, आप टाइम टू टाइम इसके साथ ये करते जाएं। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत मेहनत मांगती है, और दिन में कोशिश करें आप 3 से 4 घंटे इसके ऊपर डेली दें 4 महीनों में, तब जाके आप एक रिमार्केबल एसओपी जो है बना सकेंगे और वो सिलेक्शन के काबिल होगी। फिर उसके बाद ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम में से अक्सर लोग लिखते हैं, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है लिखते हुए, वो पैराग्राफ्स को कनेक्ट नहीं करते, पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं करते। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बीच में जनाब वो एजुकेशन को अपने ले आते हैं, फिर एक्सपीरियंस को, फिर अपने बारे में आ जाते हैं। तो इस तरह नहीं करें, आप ऐसा करें इसको कनेक्ट करें, उसमें कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। तो अगर इंट्रोडक्शन दिया, बायोग्राफी दी अपनी, उसको जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा वो एजुकेशन के साथ कनेक्ट हो जाए। फिर एजुकेशन के साथ चलते चलते फिर उसको एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करें, फिर एक्सपीरियंस से गोल, गोल के साथ एक फ्लो में स्मूथली चेंज, जैसे पानी बहता है स्लो स्लो साफ शफाफ होता है।
तो बिल्कुल जो स्मूथली चलती है वो साफ शफाफ, लेकिन अगर तेज बह जाए तो उसमें गंद आ जाता है। तो आपने इस तरह बिल्कुल फ्लो के साथ उसको ले जाना है, जैसे आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप बह जाते हैं उसमें, आपको लगता है आप मौजूद है। तो इसी तरह अपने आइडियाज को, पॉइंट्स को कनेक्ट करने के, पढ़ने वाले उसमें बह जाए। इसका एक तरीका ये चेक करने का कि आपने जो लिखा होता है आप किसी अगले फ्रेंड को, सहेली को पढ़ने के लिए दें, और देखें जो आपने लिखा है वो उसको वही पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, समझ पा रही है, नहीं। अगर हाँ तो समझें परफेक्शन है। अगर उसको कुछ समझना है या आपने लिखा कुछ और, आप कुछ और लिखना चाह रहे हो, वो कुछ और समझ ले, तो समझें ये परफेक्शन की तरफ नहीं है। या पढ़ते हुए उसको मजा ना, और दो तीन लफ्ज पढ़ के वो कहे कि क्या लिखा है, बस नहीं पढ़ना, सर में दर्द हो रहा है, तो आप समझ लें कि ये इस तरह नहीं है। तो इसको आपने कनेक्ट करना है, स्मूथली ले जाना है, पॉइंट्स को फ्लो में ले जाना है। वीकनेसेस मैंने पहले बताई पीछे वाले पॉइंट्स में कि आपने शो नहीं करनी। उस वक्त वीकनेसेस शो करें जब उस वीकनेसेस को आपने कवर किया और आपकी स्ट्रेंथ बनी है। अगर नहीं बनी तो आपने उसको अवॉइड करके छुपाना, बताना नहीं है। झूठ नहीं होता, आप उसको छुपा देते हो, बताते नहीं हो, क्योंकि वो आपसे नहीं पूछा, उसने आप पे ही छोड़ा कि आप क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, वो सारी आपकी मर्जी होती है। तो इससे देख के जो अच्छा होता है आप वो बताते हो। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, कहीं पे दुकानदार हमेशा कोशिश करता है कि आपको अच्छी चीज दिखे, अच्छी चीज बेचे, तो कोई आपकी खराबी या खामियां नहीं दे। तो आपने बिल्कुल ये चीज करनी है कि आप परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट रोल मॉडल है, आप इसी चीज के लिए फिट है, आपको वो ले लें। तो ये ज़हन में रखें। फिर नॉलेज ऑफ व्हाट यू राइट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आप लिखते हैं आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये जो है फिर वो रिफ्लेक्ट करती है वहां पे, जो मैंने कहा रिजेक्ट आपके होते हैं। किसी और से आप लिखवाते हैं, कोई और लिखता है, नॉलेज उसकी होती है, नाम आपका है। अब क्या हुआ, एक तरफ ये झूठ हुआ, दूसरी तरफ ये कि जो आपने लिखा वो आपका अपना नहीं है, या आप किसी और की स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं कि उसका सिलेक्ट में कॉपी करके लिख के दे देते हैं। तो आपने दे दिया, उसके पास तो उसकी नॉलेज थी, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। तो जब नॉलेज नहीं होता आप लिखते हो तो किसी और की, एक तो चोरी हो गई, झूठ हो गया, आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते और मार खाते हो। अगर अक्सर लोगों ने किसी और से लिखा है, वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ लेकिन फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ, उसकी वजह क्या, अब ये लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या है, उस पर हम आते हैं। उसकी वजह ये इंटरव्यू टू डिटरमाइन। अब इंटरव्यू में क्या होता है, ये इतनी बड़ी कमेटी बैठती है, वो आपके एसओपीज को एक नज़र देख के समझ जाते हैं कि हमने ये उठाना नहीं। जिसको सिलेक्ट करते हैं उसको मल्टीपल टाइम वो रीड करते हैं, उसके अंदर वो पॉइंट निकालते हैं कि ये पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हमने पूछना है, ये पूछना है। पूरी कमेटी आपस में पहले आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस होता है उसको बैठ के डिस्कस करती है। उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती है, कमिटीज अपने पॉइंट्स निकालती है, उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनती हैं। तो जितना शायद आपको नहीं पता होता उतना वो इंटरव्यू करने वाले पैनल को पता लग जाता है, आपके बारे में नॉलेज होती है। अब होता क्या है, आपने किसी और से लिखा है या झूठ लिखा है या कॉन्ट्रडिक्शन लिखी, तो जब वो इंटरव्यू करते हैं इतनी महारत से आपसे पूछते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, और वो एक्सेस करते हैं कि ये आपने खुद लिखा है या नहीं लिखा, या आपने खुद लिखा है तो कितना झूठ बोला कितना सच बोला। क्योंकि आप इंटरव्यू में बैठते हैं, आप घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, ज़हन में नहीं आता कि जो कुछ लिखा है किसी और ने लिखा है, आप उसको डिफेंड नहीं करते, तो इसलिए जो है आप रिजेक्ट हो जाता है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो टाइम शुरू होता है 3 से 4 महीने, उस टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज करें। अच्छा, अब इसमें ये था कि मैंने क्यों कोई एग्जाम्पल नहीं दी। अब मैंने इसीलिए नहीं दी क्योंकि हर किसी की जो लाइफ है, वो जिंदगी है, वो अलग होती है, हर किसी की एक्सपीरियंस अलग है। जो इंट्रोडक्शन होगा हर किसी का मुख्तलिफ होता है, एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है। तो आप अगर मैं बताऊँ आप मेरी लेंगे तो फिर वही बात है कि आप, नॉलेज तो आपकी नहीं है मेरी है, तो आप उसको डिफेंड कैसे करेंगे। अगर आपने कोई सब्जेक्ट चेंज किया तो आप बताएंगे कि यहाँ से मैंने इस वजह से चेंज किया, ये वजह। आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देता हूँ, इनको कोट नहीं करना, क्योंकि फिर मैं वही कहता हूँ जो नेचुरल है आपका अपना होता है वो बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एजुकेशन के बारे में बताया कि मैं अपनी बात करता हूँ, वो रियल है, सच ही बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैंने जो है पहले ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री थी। फिर मैंने मास्टर्स किया, मैंने हिस्ट्री में किया, एमफिल किया मैंने हिस्ट्री में किया, फिर पीएचडी मेरी हिस्ट्री में। लेकिन बीच में लॉ कहाँ से आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि जनाब आप हिस्ट्री पे जा रहे थे, जाते अचानक आप लॉ की तरफ क्यों गए। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। कोई कह सकता है ये तो मतलब देखो इसको तो फील्ड का नहीं पता, यहाँ तक गया और ये क्यों घूम गया। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे लगा कि हिस्ट्री में कुछ नहीं था तो मैं लॉ में गया, तो पता चले फिर कहूँगा लॉ में भी कुछ नहीं किया हो जाना, तो वो समझेंगे ये तो कंफ्यूज है, इसकी ज़िंदगी कोई मकसद नहीं है, और मैं गोल्स में लिख रहा हूँ कि मेरे इतने इतने बड़े गोल्स हैं, पता चला आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं डिफेंड करना चाहूँ, और इसको मैं डिफेंड ऐसे ही करता हूँ कि मैं हिस्ट्री कर रहा था, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आई कि बहुत सारी चीज़ें थी वो लॉ के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो हिस्ट्री की वजह से मुझे लॉ में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। जब इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो मैं लॉ को पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि हिस्ट्री और लॉ ऑलमोस्ट एक ही है, क्योंकि जो कुछ लॉ में है वो सारी हिस्ट्री है, और जो हिस्ट्री में वो है ही लॉ से रिलेवेंट। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में हम फतवा आलमगीरी की बात करते हैं, फतवा आलमगीरी क्या है,
लॉ है लेकिन हिस्ट्री है। इस तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं मुल्क के, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ आप एक्ट्स पढ़ते हैं, जितने लॉज पढ़ते हैं वो सारी क्या है, वो हिस्ट्री है। करंट भी है लेकिन हिस्ट्री है। तो इस हिसाब से उसने मुझे एक इंटरेस्ट क्रिएट किया, क्या हिस्ट्री पढ़ते हुए आप लॉ की तरफ आ जाए। तो एक पॉजिटिव आप बिल्डअप करते हैं कि एक सब्जेक्ट आपको दूसरी तरफ कैसे ले गया। तो अब वो मुझे पूछेंगे जनाब आपका गोल क्या है। मैं कहूँगा जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी मैं देखा बहुत सारे मसाले में सब कुछ। उसकी वजह ये थी कि जो लॉ था, लॉ में इक्वलिटी नहीं थी या लॉ की सुपरविजन थी, या बहुत से लोगों को जैसे हमारे कंट्रीज उनमें एक्सेस नहीं थी, मतलब इलिटरेट थे, गुर्बत थी, तो वो नहीं कर। तो लॉ के थ्रू आके मैंने इनकी मदद करनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। जो मैं जैसे मैं बताऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल है, मैं उसके थ्रू भी कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ, लोग पूछते हैं, मैं उनसे उनको मुफ्त में गाइड करता हूँ, ताकि जितना मुझसे हो सकता है मैं लोगों को अवेयरनेस जो है दे देता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ। तो समझ आया। अच्छा गोल क्या है? गोल मेरा ये होगा कि मैं कोशिश करूँ कि जो लॉ है वो लॉ हर किसी को मैं जितनों को बता सकता हूँ बता, ताकि उनके राइट्स जो है, हुकूक जो है वो पामाल ना हो सके, ताकि वो अपनी जो राइट्स हैं, किसी भी तरह के सिविल राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स, कोई भी राइट्स हैं, मैट्रिमोनियल, जो जितने भी आप राइट्स की बात कर लें, वो सिक्योर हो सके। फिर वो कहेंगे, मतलब मैं अपना ही समझ के इंटरव्यू दे लिख रहा हूँ, तो आपके मतलब आपने ये क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मैं बताऊंगा मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे नजर आया कि पाकिस्तान जो है वो एक ब्रिटिश जो है सिस्टम पे चल रहा है, इस्लामिक ब्रिटिश लॉज को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें भी फॉलो नहीं है क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। और दुनिया जो है आजकल ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है और बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो जो है हम उनको कवर नहीं कर पा रहे, मतलब पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ में बहुत पीछे है, वो इस चीज़ को कॉप नहीं कर सकती। तो मेरा इरादा ये है कि अगर आप मुझे लेते हैं तो ये जो सारी मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं, मैं उस मुश्किलात को समझूं, सीखूं और आके अपने मुल्क में वर्कशॉप करूं, कन्वेंशन कराऊं, उसमें बताऊं। जो आईटी तबका है उसको बताऊं, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में उनको बताऊं, जो लीगल तबका है, लायर जो है उनको बताऊं, इसी तरह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपकी पीटीए ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको बताऊं, अपनी नॉलेज जो है उनको बताऊं, शेयर करूं कि ये दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गई, इसके ये थ्रेड्स हैं और इसके ये ऑप्शन है। वो मुझे पूछेंगे जनाब हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने गोल बता दिया, क्लियर होगा, आप ये करना चाहिए, तो फिर आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? अब मैंने क्या किया, दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके आपको आंसर दे दिया। तो उसमें ये है कि मैं क्या करूंगा, मैं यही बताऊंगा कि मैं जो नॉलेज एक्वायर करूंगा, हमारे पास साइबर लॉस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी तो है लेकिन आईटी सेक्टर में हम इतने एडवांस नहीं है कि उसको ट्रेस कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो जो मैं यूएस से जो हासिल करूंगा टेक्नोलॉजी, जो इन्फॉर्मेशन, वो मैं आके अपने मुल्क में ट्रांसफॉर्म करूंगा। जो एफआईए होगी मैं उनको मैसेज कन्वे कर दूंगा। इसी तरह जो बाकी पीटीए इदारा होगा हमारे पास जो कंट्रोल करता है उसको मैं बताऊंगा। इस तरह पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनको बताऊंगा कि भाई जो मेथड है उसमें जो है आप इस मेथड के थ्रू जो है आप जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्रिमिनल्स को आप पकड़ सकते हैं, बेगुनाहों को बचा सकते हैं। तो ये सारे जो है मैं इस तरह बताऊंगा, और इससे जो है जस्टिस का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, और जो हम ग्लोबलाइज की तरफ जाएंगे, अमन अमान आएगा, सुकून आएगा। तो इस हिसाब से जो है मैं एक पॉजिटिव किरदार जो है अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के इदारों के लिए, सबके लिए क्रिएट करूंगा। तो आप मुझ पे जो पैसा लगाएंगे, जो टाइम लगाएंगे, वो शायद बहुत कम होगा जितना मैं उसके बदले में आउटपुट आके अपने मुल्क को, अपने लोगों को दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें आप बताएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कुछ शॉर्ट टर्म्स होंगी, कुछ लॉन्ग टर्म होंगी। शॉर्ट टर्म में यही होगा जैसे मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू कर रहा हूँ, ऑडियंस को बताऊंगा, पेपर पब्लिकेशन लिखूंगा उसके थ्रू बताऊंगा, स्टूडेंट्स को लेक्चर दूंगा। लॉन्ग टर्म में मैं लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है उनसे बात करूंगा, क्योंकि जो एक लायर होता है वो गवर्नमेंट के जो 3 स्टेट्स होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का एक हिस्सा होता है, बिकॉज लायर इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट के थ्रू जो है जो लॉ की बात करता है वो पार्लियामेंट के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, वो लेजिस्लेटिव जो बॉडी है उसको बता सकता है कि आपने ये लाज लानी है, इसके थ्रू जो है हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं और आगे जा सकते हैं। और इसी तरह के कुछ अमेंडमेंट्स अगर हम कानून में करें तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस तरह हो सकती है। और इसी तरह सिविल जो है प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अगर इस तरह हम कंप्यूटराइज करें और इस सिस्टम पे फॉलो करें तो लोगों की जो ज़मीनों का तनाज़ है, जो सिविल से क्रिमिनल बन जाते हैं, वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस क्यों अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिए कमेंट में, मैं ज़रूर आपको आंसर करूंगा। और अभी भी शायद स्कॉलरशिप्स इनकी आने वाली हैं, तो आप लोग कोशिश करें इससे लिखते जाएं, इस वीडियो को देख लें। आई होप आप लोगों को ज़रूर कोई हेल्प मिलेगी। अगेन कोई क्वेश्चन कुछ हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।